नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने झुकने के बाद आज चीन एक बार फिर से डायलॉग टेबल पर होगा। एलएसी पर पैंगोंग लेक से उल्टे पांव लौटने के बाद अब से थोड़ी देर में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बैठक होने जा रही है। यह बैठक चीन की तरफ मोल्डो में होने जा रही है, जिससे पहले राउंड की डिसएंगेजमेंट के बाद चीन के पीछे हटने की जो वेरीफाई करनी थी चीजें, उस पर भी चर्चा होगी। पिछले साल चीन की हिमाकत के बाद कमांडर लेवल की बातचीत का ये 10वां राउंड है, जिसमें भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल पीजे मेनन और चीन के मेजर जनरल लियू लिन शामिल होंगे। बातचीत से पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पिछले साल 15 और 16 जून को गलवान में हुई झड़प में भारतीय सेना से अपने जवानों की झड़प का एक वीडियो जारी किया है। 3 मिनट 20 सेकंड का यह वीडियो है, जिसमें चीन ने अपने एजेंडे के तहत उसे एडिट किया, उसके बाद पोस्ट किया है। वीडियो में साफ नजर आता है कि चाइनीज आर्मी को काफी नुकसान हुआ है, जब उसके 40 से ज्यादा जवानों को भारतीय सेना ने मार गिराया था। चीन के बैकफुट पर जाने का आज ही बातचीत पर क्या असर पड़ने जा रहा है, यह हम आर्मी के बड़े जनरल से समझेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि आज की बातचीत का एजेंडा क्या होगा। हमारे सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। के बीच आज सुबह 10 बजे मोल्डो में यानी चुशूल के ठीक सामने 10th कोर कमांडर लेवल टॉक्स है। दरअसल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बाद फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक पीछे हो जाने के बाद अब चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना गोगरा, गलवान, हॉट स्प्रिंग के साथ साथ डेप्सांग प्लेन के ऊपर पूरी तरह से रणनीतिक तौर पर आगे की कार्रवाई और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर चर्चा होगी। हम आपको ये भी बता दें कि चाइनीज पीएलए ने एक साइऑप्स के तहत अपना वीडियो रिलीज किया, जिसमें शुरू के वीडियोस तो पुराने हैं, लेकिन फिर उसमें नए वीडियोस को अटैच करके रात का वीडियो गलवान का, जब 15 और 16 तारीख को क्लैश हुआ, जिसमें कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवानों की शहादत हुई, उस वीडियो को रिलीज किया। वो ये बताना चाहता है कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करने के वक्त चाइनीज पीएलए के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया, क्लैश हुआ, और उसी की वजह से चाइनीज पीएलए के 4 जवान शहीद हुए और एक ऑफिसर बहुत बुरी तरीके से जख्मी है। लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में फिंगर एरिया यानी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चाइनीज पीएलए जो पीछे की तरफ गया है, वो इस समय श्रिंजाप के अपने इस पॉइंट पर है। उसके साथ साथ जो रिचनला, मुकपारी, होनान कोस्ट, कोंकाला, ये वो एरियाज हैं जहां से चाइनीज पीएलए ने अपने टैंक्स और आईसीवीज को पीछे किया है। और इसीलिए अब आज कोर कमांडर लेवल टॉक्स में 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजे मेनन, तो साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन अपने 12 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ गोगरा, गलवान, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग प्लेन पर आगे की रणनीति क्या होगी, उसके अलावा जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हुआ है उसके फिजिकल वेरिफिकेशन, मैपिंग और जो वीडियो एविडेंसेस है उसके साथ आगे की बातचीत करेंगे, ताकि जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट इन बाकी के एरियाज में भी हो जहां पर पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन शिशिर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। चीन भले ही एलएसी पर पीछे हो गया, लेकिन चीन की चालबाजी लगातार जारी है। बातचीत से पहले चीन ने 3 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो गलवान घाटी की झड़प का बताया गया है। इस वीडियो को चीन के सरकारी अखबार ने एजेंडे के तहत कई बार एडिट करके पोस्ट किया है। तो यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं, 15-16 तारीख के आसपास का वीडियो है, जिस वक्त जून के महीने में 2020 में इसी जगह पर, जिसका नाम है गलवान वैली, आप देख सकते हैं संकरी गली है, वहाँ पर एक नाला निकलता है। एक तरफ भारतीय सेना की वहाँ पर मौजूद थी, दूसरी तरफ चीन की सेना थी। भारतीय सेना ने उनको पीपीपी पॉइंट 14 से पीछे जाने के लिए कहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे थे, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भारतीय सेना है और चीनी सेना उसमें झड़प हुई। और वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि 15 जून की रात गलवान घाटी में क्या हुआ और कैसे चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था और कैसे चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि चाइनीज और भारतीय जवानों के बीच कैसे झड़प हो रही है। तो एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीन का डटकर मुकाबला किया था और गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से उनको पीछे खदेड़ दिया गया था। आप जो इस वक्त देख रहे हैं, ये भारतीय सैनिक है, और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से जो भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आमने सामने आ रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा था और इसका सबूत अब सामने आ चुका है।
तो ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ चीनी सैनिक, दूसरी तरफ भारतीय सैनिक मौजूद है और यहाँ पर जो चीनी सेना के कमांडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, बातचीत हो रही थी। और इस जगह पर जब लगातार भारत ने दावा किया था कि चीन के 40 से ज्यादा जो सैनिक हैं, जिसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, इसमें मारे गए थे, उसको पहले माना नहीं जा रहा था, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब खुद जब उन्होंने मान लिया है कि उसमें उनके एक रेजिमेंट कमांडर हैं जिनकी मौत हुई, उसके अलावा 3 और सैनिक हैं, तो 10वें राउंड की अहम बैठक होने जा रही है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 हमारे बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल, सर आपका स्वागत है, और लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। राकेश सर, आज की जो बातचीत है वो कई मायनों में अहम इसलिए रहेगी, क्या चीन जिस तरह से पेंगोंग से पीछे हटा, जिसके वीडियोस हमने खुद देखे सबूत के तौर पर, बाकी जो इलाके, चाहे वो डेप्संग का इलाका हो, गलवान हो, हॉट स्प्रिंग हो, वहां से भी पीछे हटेगा? ये धन्यवाद अमित जी आपको बुलाने के लिए। इस वक्त जो आज की बातचीत होगी वो तो सिर्फ ज्यादातर वेरिफिकेशन के बारे में होगी, जो कि जो डिसएंगेजमेंट हुआ है पेंगोंग से नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक को, उसके वेरिफिकेशन के बारे में बातचीत होगी। और अगले का कार्यक्रम बनाया जा सकता है कि इसके बाद जो और इलाके हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, गोगरा या गलवान और डेप्सांग के बारे में आगे की बातचीत किस प्रकार होगी। तो आज की बातचीत में यह अंदेशा लगाना कि हम आगे का कुछ आगे बढ़ेगी बात, ये मुश्किल है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसे पिछले 8-9 महीने की घटना के बाद में एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है और ये डिस्ट्रस्ट जो है आसानी से जाने वाला नहीं है और हमको अभी फूक के कदम रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और मेरे सहयोगी हमारे साथ मनीष भी जुड़ रहा है हमारे, लेकिन मनीष से बात करें उससे पहले हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन भी है। सर, आपको क्या लगता है आज की जो बातचीत होगी, क्या उसमें सिर्फ जो डिसएंगेजमेंट हुआ है पेंगोंग लेक में उसको लेकर समीक्षा की जाएगी, या फिर डेप्सांग या दूसरे जो इलाके हैं उनसे भी डिसएंगेजमेंट कैसे होगा उस पर भी बातचीत होगी? थैंक यू अमित जी, धन्यवाद अमित जी आपको मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। जब ये जो डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ 10 तारीख को, उसके बाद में रोजाना ही ये जो समीक्षा जो है वो किया जा रहा है, यानी कि हर रोज जो है शाम को किस प्रकार का कार्रवाई पूरा हुआ है उसके बारे में समीक्षा किया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो 4 फेज में होना था जी, वो तो मेरे ख्याल अभी तक जो है समाप्त होने का हो गया होगा या अभी हो रहा होगा। तो मैं समझता हूं कि आज का जो बातचीत है उसके ऊपर ये आगे की जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, और भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जो जनरल शर्मा साहब ने बताए थे, उसके बारे में भी बातचीत आज हो सकता है। लेकिन मैं राकेश शर्मा साहब से सहमत हूं इस बात पर कि हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, और साथ साथ में जब बातचीत होगी बाकी जगह उसके ऊपर भी काफी हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो सर, आप दोनों का ये कहना है कि कुछ भी हो लेकिन चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, फूक फूक कर कदम रखना है, और शायद यही स्ट्रैटेजी हमारे फोर्सेस की भी है वहां पर। मनीष, आपके पास क्या अपडेट है? अमित, ये मीटिंग शुरू हो चुकी है मोल्डो में। इसमें 14 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PG के मेनन, साथ में जो MEA के रैप है नवीन श्रीवास्तव, वो शामिल हैं। कुल मिला के 12 सदस्यीय डेलीगेशन है। वहीं चाइना की तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल ल्यूलिन, और ये भी अपने साथ 12 मेंबर डेलीगेशन लेकर आए हैं। मोल्डो में मीटिंग शुरू हो गई है। जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का सबसे पहला पड़ाव और इंपॉर्टेंट पड़ाव पेंगोंगसो का फिंगर एरिया था। फिंगर 4 से हटाकर करीबन 200 के लगभग अपने सांगड़ और बंकर्स, ट्रेंचेस को चाइनीज PLA ने पूरा सपाट किया, और वो इस समय श्रिंजा पॉइंट पर जा चुका है। यहां तक कि ICVs, ATGM रडार्स जो इन्होंने लगाया था इस पूरे एरिया में 8 किलोमीटर के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, उसे पूरा किया है। उसके अलावा साउथ और पेंगोंगसो में रेचेनला, मुकपारी, कोंकाला, कोगरान नाला, होतान कोस्ट, ये वो एरिया से जहां पर डिसएंगेजमेंट हुआ, और आमने सामने करीबन 40 से 50 मीटर की दूरी पर जो चाइनीज PLA के ZT, Z96, T96 ग्रेड के जो टैंक्स हैं वो थे, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के T90 और T72 टैंक्स थे, ICVs थी। तो ये अब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद अब दोनों ये कोर कमांडर मिलेंगे, और सबसे अहम मुद्दा होगा फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद जहां जहां खामियां दिखाई दे रही हैं वो भारत की तरफ से बताया जाएगा। उसके साथ साथ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जिस तरीके से चाइनीज PLA ने समय रहते हुए पूरा किया है, अब मुख्य केंद्र बिंदु होगा गोगरा, गलवान, साथ में उसके अलावा हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग, क्योंकि ये मेन फोकस है। यहां पर अभी पेट्रोलिंग नहीं की जा रही। जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 अल्फा, उसके अलावा डेप्सांग
पेनांग प्लेन में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 अल्फा और 13 है। दरअसल यहां पर फेस ऑफ की कंडीशन ना हो, यहां पर जो सेना है दोनों तरफ से उतनी ही मात्रा में तैनात है, लेकिन पेट्रोल नहीं कर पा रही है। इसीलिए डिसएंगेजमेंट जितना हो गया है उस पर एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी। और जैसा आप बता रहे हैं कि मनीष, गलवान हो, हॉट स्प्रिंग हो या फिर डेप्सांग हो, यहां पर जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उस पर डिसएंगेजमेंट के लिए आगे चर्चा होगी। यह मनीष ने भी सारा अपडेट दे दिया और मनीष ने यह भी बता दिया कि जो मीटिंग है मोल्डो में वो शुरुआत हो चुकी है। राकेश सर, एक चीज बताइए कि जिस तरह से चीन ने एक वीडियो जारी किया जिस पर उन्होंने पहली बार माना है कि उनके 4 या 5 उनके जो जवान हैं, जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल है, जो रेजिमेंट कमांडर हैं, उनकी भी इसमें मौत हुई थी जो गलवान में क्लैश हुआ था। जिस वक्त भारतीय सेना दावा कर रही थी कि हमने भी उनके 40 से ज्यादा लोगों को गिराया, यानी कि मार गिराया है, तब कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उसके बाद रशियन एजेंसी ने भी इस बात को बताया था कि चीन के करीब 45 कैजुअल्टीज हुई थी। आज जब चीन, उनका ग्लोबल टाइम्स खुद ही इस बात को मान रहा है कि हमारे 4 लोग उसमें शहीद मारे गए हैं, तो ये बात तो साफ हो जाती है कि भारत ने हमेशा ही इस बात को कहा था, लेकिन लोग इस पर क्यों विश्वास नहीं करते थे? देश के अंदर क्यों सवाल उठाया जाता था? अमित जी, जब ये 15-16 की घटना हुई थी तो 16 तारीख को ग्लोबल टाइम्स के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने लिखा था, ट्वीट किया था कि उनके 5 कैजुअल्टीज हुई हैं। उसी दिन शाम को वो ट्वीट उन्होंने हटा दिया बिकॉज उन पर प्रेशर आया होगा कि ये आपने क्यों ट्वीट किया है। बिल्कुल। सो कहने की बात है कि उनको अपनी कैजुअल्टीज के बारे में मालूम था। और ये भी कहना चाहूंगा कि एक ये इनका सिस्टम है। 1962 की लड़ाई की कैजुअल्टीज उन्होंने 1994 में बताई थी, बताया वो भी इंटरनली कि इतनी कैजुअल्टी हुई हैं। वियतनाम की वॉर की कैजुअल्टीज आज तक नहीं बताई गई हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट रिजीम्स में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वो अपनी पब्लिक से इतना डरे रहते हैं कि वो ये बातें बताते नहीं। सर सही है कि वहां पर तो डरते हैं, वहां पर नहीं उठाते हैं। लेकिन नरसिम्हन सर, ये बताइए कि भारत के अंदर ही सवाल क्यों उठाया जाता है कि जब भारत में कहा जा रहा था, सरकार कह रही थी, सेना ये कह रही थी कि हमने उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तब यहां की विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती थी। अब जब वीडियो आ गया तो आधी बात तो सामने आ गई है कि वहां पर रेजिमेंट कमांडर तक उनका मारा गया था। 2 चीजें मैं इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ग्लोबल टाइम्स का जो रिपोर्ट कल सुबह निकली थी तकरीबन 8 बजे करीब सुबह, उसमें यह बताया गया था कि ये 5 लोग जो हैं सम्मानित किए गए हैं। वो उस रिपोर्ट के अंदर में टोटल जो कैजुअल्टीज हुई थी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था उसके अंदर। कहने का मतलब यह है कि अगर 5 लोगों का अगर सम्मानित किया जाता है तो ये मानना चाहिए कि उससे ज्यादा ही कैजुअल्टीज हुए होंगे, क्योंकि हर आर्मी में जो आदमी जितने कैजुअल्टीज है उतना पूरे को नहीं अवार्ड दिया जाता है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो कैजुअल्टीज थे वो उससे ज्यादा ही थे जितने ग्लोबल टाइम्स ने कल जो है उसमें प्रकाशित किया था। उसके अलावा आप जैसे सही बताया आपने भी और जनरल शर्मा साहब ने भी, जो रशियन टास एजेंसी ने जून के महीने में भी ये बताया था कि तकरीबन 43 के करीब इनके कैजुअल्टीज हैं। अभी 1 हफ्ते पहले दोबारा बताया कि 45 के करीब इनके कैजुअल्टीज हैं। तो हमको एक्चुअली इसको देखने से, और अपना जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है जनरल जोशी, उनका बयान में भी ये बताया गया था कि उन्होंने ये देखा कि तकरीबन 60 के करीब स्ट्रेचर्स में जो है कैजुअल्टीज लेके गए थे चीनी फौज ने। तो इससे साफ जाहिर है कि कैजुअल्टीज तो ज्यादा ही थे। दूसरी बात यह है कि जो अंदर जो अपने देश के अंदर ही जो विवाद चलता है इसके ऊपर, उसके बारे में मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो ज्यादा पॉलिटिकल है जी। तो ये हमको मानने जाना चाहिए कि ये फौज के ऊपर भरोसा करना चाहिए और फौज को जो है अपना काम जो है करने के लिए बिल्कुल सर, आपने सही बोला कि जो देश के अंदर बयान दिए जाते हैं वो पॉलिटिकल बयान होते हैं, लेकिन आपको सुनना उन्हीं को चाहिए जो बॉर्डर पर डटे रहते हैं, जो मुकाबला करते हैं। राकेश सर, एक बात बताइए कि जिस तरह से हमने देखा है कि जो ये पूरा डिसएंगेजमेंट अभी हो रहा है, इसमें भारत ने तो कुछ लूज नहीं किया, भारत का पॉइंट जो था वहीं पर ही मौजूद है, तो चीन तो पीछे हटना पड़ रहा है, उसको मिला कुछ भी नहीं है। क्या यही वजह है कि ठीक उससे पहले अपने आप को बचाने के लिए या अपने चेहरे पे दाग जो लगा है उसको ना छुपाने के लिए एक तरह से वीडियो देके अपने ही जो लोग हैं, चीन के जो लोग हैं, उनको वो आश्वस्त कर रहे हैं कि देखिए कि भारत ने ऐसा किया था, हमने इसलिए किया, इसलिए इतना लंबा डिसएंगेजमेंट अभी हो रहा है, पहले इतना हमारा स्टैंड ऑफ चला, क्योंकि चीन को इस पूरे स्टैंड ऑफ में कुछ भी नहीं मिला है। आप ठीक बात कर रहे हैं कि आज से पहले चीन ने कहीं पे अपने विड्रॉल को नहीं दिखाया था, कहीं पे हटे थे, वो वियतनाम की लड़ाई में भी हटे थे पर दिखाया नहीं था, हम हटे थे पीछे। आज ये पहली बार दिखाया जा रहा है और हमारी चैनल्स में और वर्ल्ड वाइड चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि कैसे वो अपने
बंकर्स को डिसमेंटल कर रहे हैं और कैसे उनके टैंक वापस जा रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन उनको अपनी कंट्री में नहीं दिखानी है, छुपाने की आवश्यकता है, बिकॉज ये उनकी कंट्री में आपस में विवाद हो सकता है। और इस कारण से इन्होंने ये वीडियो दिखाने की कोशिश करी जो गलवान में उस टाइम का ऑपरेशन हुआ था। इस छोटे से 3 मिनट के एडिटेड क्लिप को दिखाने के लिए 9 महीने वेट करने की जरूरत नहीं, बस। और इतना कोई मटेरियल भी नहीं है कि यार ये वीडियो सर एक छोटा सा मैं आंसर ले लूं नरसिम्हन सर बहुत ही छोटा सा एक आंसर दे दीजिए, चीन को इससे क्या मिला इस पूरे स्टैंड ऑफ से? चीन को तो कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा उनका जो मुद्दा था इधर ये पूरा कार्रवाई शुरू करने पर जो पिछले समर में, तो उसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो उनका जो मुद्दा था जो एलएसी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और उसका स्टेटस जो बदलने के लिए, उसमें तो उनको कोई खास जो है फायदा नहीं मिला। वो इस वजह से है कि जो भारतीय सेना का जो रिएक्शन था, जो बहुत जल्द से जल्द जो है उन्होंने बिल्डअप किया था, और कार्रवाई जो इस प्रकार बिल्कुल सर, जो बिल्डअप भारत ने किया था और जिस तेजी से किया था उसने चीन को भौचक्का छोड़ दिया। इस पर मनीष से भी हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर आज सुबह आपके लिए क्या खास है।